हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हम लोग फर्स्ट क्लास में क्लास कर रहे थे जेटेट एसएसटी में। आपका इतिहास का पहला क्लास हो चुका था और हम लोग मगध साम्राज्य तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का इस वीडियो। तो हमारे इस वीडियो में जो भी साथी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। हम लोग बुद्ध की कहानी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। ये नोट्स जो है, ये कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो जो भी साथी को यदि नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और 150 रुपीज़ में ओनली आपको एसएसटी का नोट्स पूरा मिल जाएगा। साथ ही आपका एमसीक्यू वगैरह अलग से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार जिसको भी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग बुद्ध की कहानी से। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर से सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल पेड़ के नीचे कोई दिनों तक तपस्या की। ये वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपनी पहली बार अपना उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक ही स्थान में दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। कभी कभी हम तो चाहते हैं, वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृति भाषा में दी। धर्म कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उन्होंने लगभग 1900 साल पहले शासन किया और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य भागों में भी फैला। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन त्यांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। उसके करीब कितना 50 साल बाद कौन आया? इत्सिंग आया। स्वेन त्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के संबंध प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि बिहार में जो स्थित है अभी भी, में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। उपनिषद क्या है? उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। जैन धर्म देखते हैं, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के तो इसमें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। वह लिच्छवी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। संघ क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों का एक साथ रह सके। ठीक है, आगे देखते हैं।
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। एक साम्राज्य, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों की काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य या तो इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका मृत्यु मतलब किसको खत्म करके अपना मौर्य वंश का संस्थापक किया था? वो तो घनानंद का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं वंश। जब एक ही परिवार के कोई सदस्य एक बार बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार या तो बिंदुसार का पुत्र अशोक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकटर का राजदूत था। मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो कैसा लग रहा है, इस कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, एक बार लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। और जो भी साथी हमारे इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। मौर्य साम्राज्य के उदय से थोड़े पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। लगभग 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर है। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी भाषा में है, यानी ब्राह्मी लिपि में है। धम्म संस्कृति शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, ठीक है। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तटीय क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और अशोक ने धम्म के विचारों और प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, यूनान तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गांव में रहने वाले लोग। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल, साधारण हलवाहों और उजवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडिसियार और अदिमाई कहलाते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि वह पद अनुवांशिकता था। माने कि कोई उसका बाप मर गया तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका वंशज खत्म होगा तो फिर उसका जनरेशन में जो भी आएगा वो बनेगा, ऐसे ही चलते हुए आ रहा था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। जातक वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की ढलाव को काटकर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। थैलिन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इस पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। सिक्के चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा जहां बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्तों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले
माला बनाने वाले और इन्हें बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अरिकामेडू लगभग 2200 यानी कि 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू का पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र के एम्फोरा जिसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा यानी कि बड़ा घड़ा, ठीक है ना। पहले बड़ा बड़ा घड़ा में क्या शराब वगैरह का ट्रांसपोर्ट भी होता था, और मतलब जड़ी बूटी का ट्रांसपोर्ट होता था, तेल का ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है ना। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। रोम रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका का तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। व्यापार और व्यापारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाते थे। संगम कविताओं में मुवेदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 प्रमुख है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, जानेंगे इसके बारे। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था। पटना या पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र था। वंशावली। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इसके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में इसकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षचरित कौन लिखी? वानभट्ट। इनके दरबारी कवि थे कौन? वानभट्ट। और उन्होंने ही हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा, जीवनी लिखा, जिसका नाम था हर्षचरित्र। चीनी यात्री हुएनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में रहे। उसके बाद आया पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। पल्लवों का राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित शिलालेख से पता चलता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रमुख सबसे प्रसिद्ध नाटक है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीलों होते थे। अब जानेंगे धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान
के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई से यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्होंने तांबे के धातु शोधन की जानकारी दी। तांबे और टीन को मिलाकर के कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उन्होंने उत्तराधिकारी लोग लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोला लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, लोहा का 3 प्रकार, ठीक है ना। याद रखेंगे, पूछ भी सकता है कि क्या क्या नाम लोहा का, निम्न में से लोहा का प्रकार है बोल देगा, ये तीनों ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो आपको सही पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? टीला। टी तांबे और टीन से मिलकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोग लोहा युग से संबंध थे, लोह युग से। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। लोहा, खोला लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है ना। ये उसके बाद देखते हैं अजंता। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कोई गुफाएं ढली गई, जिनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इसमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ये क्वेश्चन जो शिलपदिकारम जो ये शब्द है, ये पहले भी पूछा गया है टेट में, ठीक है ना। तमिल महाकाव्य मणि मेघलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पुराण। पुराण हम लोग के कितने हैं? 18 पुराण हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। अधिकांश पुराने सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया, यानी कि वेद व्यास नामक मुनि ने इसको रचना किया, यानी कि लिखा। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। महाभारत का ही एक पार्ट है भगवत गीता। अजंता तो हम लोग पढ़ लिए, रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। इसको पुराण माफ़ी चाहते हैं इसके लिए थोड़ा सा। और हाँ, अब हम लोग देखेंगे महाभारत का ही। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। आर्यभट्ट। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत। कौन? चरक और सुश्रुत प्रथम द्वितीय शताब्दी के थे और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे, ठीक है ना। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है चरक संहिता। वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो औषधि शास्त्र, माने कि औषधि का ज्ञान वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट, कागज का आविष्कार। करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। शताब्दी। हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य
भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में यह फारसी के इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उन्होंने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधीन क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ यह शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आखिर में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अभिलेखागार। ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपि को संधारित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों ने अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियां बनाए हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है। नेक्स्ट, जाति पंचायत। अपने सदस्यों के व्यवहार और नियमन करने के लिए जाति स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि देश में हर एक क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्रविड़ियन, समुद्री कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी यानी कि तेलंगाना, गुजरी माने गुजराती जिसको बोलते हैं, मारावरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज के ब्राह्मणों को बड़ा दबदबा होता था, जिसके संस्कार थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, उन संस्कारों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबाव और भी बढ़ता जाता था। संरक्षण। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान और अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। किसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कुरान शरीफ क्या है जानते हैं। कुरान शरीफ का संदेश भारत के सबसे पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका प्रेम, करुणा और दयालुता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे आज, और इस वीडियो को जितने भी साथी अंत तक देखे सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बार फिर से बोलेंगे कि ये ज़्यादा कीमत है नहीं, 150 रुपया। 150 रुपया आदमी नाश्ता पानी करके ख़त्म कर देता है। आप कंटेंट आप देख सकते हैं, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो आप यदि चाहते हैं कंटेंट लेना तो संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और जो भी साथी हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू।